उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस पेपर का हम लोग इस वीडियो में सिलेबस देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पेपर फर्स्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर सेकंड, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल्स में सिलेबस पहले देखेंगे, फिर हम लोग जो हमारा मेंस ऑलरेडी हो चुका है 2012 और 2016 में, उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन में। समय 3 आवर्स दिए जाते हैं और फुल मार्क्स जो होता है 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि सिलेबस में क्या क्या है। टॉपिक फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि रेसेस एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि अर्ली स्टोन एज, जिसमें कि हंटर गेदर्स, मेसोलिथिक पीरियड्स, फूड प्रोड्यूसर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। कॉपर एज, जिसमें कि फार्मिंग कल्चर, सेटलमेंट, कॉपर होर्ड्स, ओक्रे कलर्ड पोट्री, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यहाँ से मेन जो है रियल अपना सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन या एक्सटेंट, टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शंस, ड्रेनेज सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में जानना है। नेक्स्ट है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें कि ऋग्वेद जो एज है, जिसका कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ जानना है। लेटर वैदिक पीरियड का भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ जानना है। एजेस ऑफ इपिक, जहाँ पर कि धर्मशास्त्र कहे जाएंगे। एजेस ऑफ इपिक का मतलब है कि जो अपने रामायण और महाभारत लिखे गए हैं उसके बारे में पूछा गया है। फिर जब रिलीजियस मूवमेंट होती है 6th सेंचुरी BC में, जिसमें कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर सेक्ट्स जो थे उनके बारे में जानना है। महाजनपदास, जिसमें कि हमें मेनली पढ़ना है कि मगध अंपायर जो है उसका कैसे राइज हुआ। पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशंस कैसे हुए, पर्शियन इन्वेशन, अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया हमारे ऊपर, एंड हिज लेगेसी। अलेक्जेंडर जो है 326 BC में इंडिया में इन्वेड करता है, तो ये सारी चीज़ें फिर करनी है। फिर मौर्यन अंपायर का जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 298 BC तक थे। फिर उसके बाद बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं। इन सारे के बारे में हमें जानना है और फिर फाइनली हमें अशोक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि इनकी जो धम है वो हमें जानना है। फिर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अंपायर कैसे होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ कैसा था मौर्यन अंपायर में, ये सारी चीज़ें देखनी। फिर पोस्ट मौर्यन अंपायर, सब में हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड कल्चरल लाइफ उनके देखने हैं, जैसे कि शक पीरियड में क्या था, कुषाण पीरियड में क्या था, पहलव में क्या था, वाकाटक में क्या था और शातवाहन रूल में क्या थे। फिर गुप्ता डायनेस्टी आती है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त। हम लोग जानते हैं कि गुप्त डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो श्री गुप्त करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त 1, जो कि 3rd नंबर पर है। पहले श्रीगुप्त आते हैं, फिर इनके पुत्र घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच के पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, और यहाँ से रियल जो है वो गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट होती है। फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। फाइनली लेटर जो गुप्त रूलर्स होंगे और डिक्लाइन कैसे किया उसके बारे में जानना है। और गुप्त डायनेस्टी की भी जो है, गुप्त डायनेस्टी की जगह पे हम लोग गुप्त अंपायर कहें तो सही रहेगा। मौर्यन अंपायर की तरह ही गुप्त अंपायर भी था। अंपायर का मतलब हुआ बहुत बड़ा एरिया, और डायनेस्टी का मतलब हो गया एक वंश, कि वो राज कर रहा और केवल कुछ पर्टिकुलर एरिया में कर रहा। ठीक है कि गुप्त वंश में उसी वंश के लोग थे, लेकिन ये बड़े एरिया पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें कि हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड कल्चरल लाइफ पढ़ना है ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के बाद, ये पोस्ट गुप्त पीरियड के बाद हर्षवर्धन का शासनकाल स्टार्ट होता है 606 AD में और 647 तक चलता है। यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर पाल आते हैं, प्रतिहार आते हैं, राजपूत आते हैं, चोल आते हैं, चालुक आते हैं, पल्लव, चंडेल, परमार, इन सब के बारे में हमें जानना है। गढ़वाल, चौहान, पोस्ट गुप्त पीरियड के बाद इनके जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजन और कल्चरल लाइफ थे वो जानना है। फिर एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 712 में सिंध पर अटैक करते हैं अरब वाले, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है जो इस्लाम इन्वेड इन इंडिया है, वहाँ से पहला अरब इन्वेजन करते हैं अब सिंध। फिर टर्क आते हैं इसी तरह से, और फाइनली एस्टेब्लिश्ड अब दिल्ली सल्तनत होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। यह गुलाम वंश से रिलेटेड था। फिर इल्तुतमिश, रजिया, नेचर ऑफ अर्ली टर्किश जो रूल है, बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड जुडिशियल सिस्टम के बारे में हमें जानना है। फिर खलजी डायनेस्टी आती है। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है 5 डायनेस्टी का कंबाइंड फॉर्म है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो खलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में हमें डिटेल्स में जानने की कोशिश करनी है। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, एक्सपेंशन ऑफ सुल्तान, ये सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। खलजी से तुगलक से रिलेटेड, गयासुद्दीन तुगलक, इसकी स्थापना, ये इसका फर्स्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में इसका जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट था, कैसे किया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग पागल राजा भी कहते हैं। तो उस तरह से इसने, लेकिन अब इस तरह का टर्म यूज़ नहीं होता है। पहले के हिस्ट्री के बुक में हम लोग देखेंगे कि मिलता है कि पागला राजा काके बोला है, बांग्ला में इसको कहते हैं हम लोग, लेकिन अब इस तरह का नहीं है। एमबीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में कहा जाता है ये सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में
व्यक्ति हुआ था, इसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी के बारे में हमें जानना है। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है, मंगोल इन्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसे होते हैं, फर्स्ट अफगान अंपायर कब बनता है, फर्स्ट अफगान वायर के जो संस्थापक हैं वो सूर डायनेस्टी के संस्थापक जो शेर शाह सूरी हैं वो हैं, फर्स्ट अफगान रूल इंडिया में कब होता है, तो ये जानने की ज़रूरत है। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें कि सर्किस ऑफ जौनपुर में जो सर्की हैं वो कैसे स्थापना करते हैं। कश्मीर में कैसी चीज़ें चलती है, जिसमें कि सिकंदर एंड सुल्तान जैनुल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। स्टेट ऑफ मालवा, बंगाल, गुजरात एंड अदर स्टेट के बारे में जानना है। फिर हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जानना है, जिसमें कि सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट है, उसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करनी होगी। नॉर्दर्न इंडिया सर्दर्न इंडिया संगम एज जो है जनरली 1 से लेके 3 AD के बीच में माना जाता है कि संगम पीरियड में है, जिसमें कि चेरा, चोल चेरा और पांड्यास ये होते हैं, और पांड्यास रूलर के ही अंडर में संगम जो काउंसिल है वो हेल्ड होती हैं, 3 संगम काउंसिल हेल्ड होती हैं। तो साउथ इंडिया में जो सबसे पहला स्टार्ट होगा हमारा वो संगम एज से स्टार्ट होगा। फिर वहाँ उसके बाद हम लोग यादव्स पढ़ेंगे, देवगिरी के, ककाडियाज ऑफ वारंगल, हॉयसल्स ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। फिर चोल डायनेस्टी पढ़ेंगे, जिसका कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ सबके पढ़ेंगे। फिर विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना होती है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और 1347 में 11 साल बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। दोनों एक दूसरे के राइवलरी थे। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल्स में जानने की कोशिश करनी है, इनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, इन सब के बारे में भी पढ़ना है हमें, और साथ ही साथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दिल्ली सल्तनत भी पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पैरेलल में ही साउथ में ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो थे वो चल रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल अंपायर 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है। फिर हुमायूं आते हैं, फिर बीच में शेर शाह सूरी जो सूरवंश के संस्थापक हैं वो हैं, ये फर्स्ट अफगान रूलर हैं जो कि भारत पे राज करते हैं। फिर अकबर आते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से क्रोनोलॉजी चलती है मुगल अंपायर की। फिर लेटर मुगल्स एंड फॉल ऑफ मुगल अंपायर्स, बहादुर शाह जफर जो कि मुगल अंपायर के लास्ट बादशाह थे, उनके बारे में। फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ये सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। राइज ऑफ मराठास पावर, शिवाजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, राइज ऑफ पेशवा, बुंदेलखंड, 6 जाट्स एंड जो सतनामीज हैं वो। हम लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज जो हैं इन्होंने 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ था, जहाँ पर कि इन्होंने महाराज जो हैं, शिवाजी महाराज जो हैं, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने उपाधि धारण की थी, और फिर वहीं से स्टार्ट होता है अपना मराठा पावर। तो मराठा पावर कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में, फिर पेशवा कैसे आते हैं, फर्स्ट जो प्रधान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले हैं शिवाजी के, अष्ट प्रधान की स्थापना जो है शिवाजी महाराज ने की थी। तो इन सारे के बारे में हमें जानना है। फिर एडवेंट ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर, इसके बाद यूरोपियन पावर्स एडवेंट करने लगती है। पोर्टुगीज जो लोग सबसे पहले आते हैं 1498 में, वास्को डी गामा पोर्टुगीज जो है वो अपने इंडिया में आता है, और ये लोग 1503 में ही अपना गवर्नर भी भेज देते हैं रूल करने के लिए इंडिया पे। मतलब इतने ये लोग फास्ट थे उस समय। और अपना उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इससे भी स्लो है। फिर डच आते हैं, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बारे में जानना है, क्रोनोलॉजी इनके बारे में जानना है कि कैसे ये लोग आए। फिर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नाटिक वार्स होते हैं, क्लोनाइजेशंस कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती है बंगाल में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कैसे वहाँ पे हारते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि 23 जून 1757 में होता है। मीर जाफ़र, मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ये सारा चीज़ पढ़ना है। फिर डुअल गवर्नमेंट ऑफ इन बंगाल है, 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया जाता है। फिर सेकेंड गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव 1765 में सेकेंड टाइम लॉर्ड क्लाइव जो है वो गवर्नर बन के आता है बंगाल का, जहाँ पर कि ये 2 संधि भी करता है आफ्टर जो बैटल ऑफ बक्सर है, जिसको कि इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो कि 12 और 16 अगस्त 2 दिन ये संधि हुई थी। इन सारे के बारे में हमें डिटेल्स में जानना है। फिर सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, एक्सपेंशन एंड colonization ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबर्ग एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंह, द लॉर्ड ऑकलैंड एंड फर्स्ट अफगान वॉर। तो इनका क्रोनोलॉजी भी पढ़ना है, जो गवर्नर जनरल थे या फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनका कैसे क्रोनोलॉजी आगे बढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर इंडियन स्टेट एंड द ब्रिटिश, मैसूर वॉर होता है, पंजाब, अवध, हैदराबाद, मराठा, लॉर्ड डलहौजी कैसे अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ले आता है और कैसे वो एनेक्स करता है इंडियन स्टेट को, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर स्ट्रक्चर्स एंड गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया, 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता है। 1757 से लेकर 1857 तक। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला हार जाते हैं, तो वहाँ पर ये लोग दीवानी अपने हाथ में ले लेते हैं बंगाल का, और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज क्या करते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स 19th सेंचुरी में कैसे होता है, ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया जाता है, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लास्ट वोस्टकी हैं और उनके द्वारा स्थापित की जाती है, इंडिया में जो एनी बेसेंट है इसको प्रचार करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। फिर है ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, ट्राइबल एंड नॉन मिलिट्री रिवोल्ट, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड मिलिट्री रिवोल्ट्स बिटवीन 1757 से लेकर 1856 तक, और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी पढ़ना है जिसमें कि कॉजेज, नेचर, एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंशन एंड फेलियर क्या रहा था 1857 का। और उसके बाद 1857 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है 1858 में, ये ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है रूल करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर में कर लेती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या क्या रहा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रीडिसेसर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 से पहले कौन कौन से संस्थान और ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, और 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ एक नया चैप्टर जुड़ता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी ओरिजिन कैसी होती है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में होता है, फिर इसका रिजल्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट के तौर पे हम लोग करते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत सेशन 1907 में होता है, सूरत सेशन 1907 में होता है जहाँ पर कि स्प्लिट होता है, फर्स्ट स्प्लिट जो होता है कांग्रेस में। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह ये चीज़ होता है। चंपारण जो है वो 1917 में होता है, खेड़ा जो है एक तो अहमदाबाद होता है और एक खेड़ा होता है। तो अहमदाबाद पहले होता है फरवरी 1918 में, और खेड़ा जो सत्याग्रह है ये मार्च 1918 में होता है, ये पढ़ना है हमें। और एक होता है 1928 में जो बारडोली मूवमेंट है जिसके कि हेड जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये पूछा गया है, यहाँ पे अहमदाबाद को बीच से हटा दिया है, लेकिन ऐसे है क्रोनोलॉजी इसका। सबसे पहले चंपारण गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना में पहुंचते हैं। ये अपना जो चंपारण मूवमेंट है 18 अप्रैल 1917 से स्टार्ट करते हैं। फिर ये अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक वाला जो था वो स्टार्ट करते हैं, ये फरवरी 1918 में। फिर खेड़ा में किसान आंदोलन होती है जिसको कि खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं, ये मार्च 1918 में होता है खेड़ा। तो ये क्रोनोलॉजी है। फिर मॉन्टेग्यू, इसी तरह से गांधीयन जब अपना एरा स्टार्ट होता है जिसमें कि नेशनल मूवमेंट 1919 से लेके 1927 तक, जिसमें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट आता है, जालियांवाला बाग मैसेकर्स इसी बीच में होता है। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी 1919 से लेकर, एक्चुअली 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है और 1920 से लेकर 22 तक अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। इसी बीच में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एपिसोड हो जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। स्वराज पार्टी एंड साइमन कमीशन 1927 कब हुआ, जैसे कि स्वराज पार्टी की जो गठन है ये 1923 में की गई थी, फिर साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, और अपने इंडिया में 2 फरवरी 1928 को बॉम्बे में ये आता है और पूरे भारत में घूमता है, ये इवेलुएट करने के लिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था 1919 में उसका क्या रिजल्ट और इम्पैक्ट रहा। फिर इसी के साथ साथ पैरेलल में रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट्स थे इंडिया में वो चलने लगे थे, उसको देखना है हमें। नेशनल मूवमेंट 1927 से लेकर 47 तक, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया में आता है उसका हम लोग बॉयकॉट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में जिसके कि प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रेस एंड नेशनल मूवमेंट, पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को होता है, जिससे कि कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है। फिर सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि गांधी जी को यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है तो फिर सेकेंड फेज कर देते हैं। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है CDM, ये 1930 से लेकर 34 के बीच में चली थी, ये जानना। फिर कम्युनल अवार्ड आ जाता है, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, पूना पैक्ट होता है, अंबेडकर एंड दलित रिफॉर्म से रिलेटेड हमें बताना है। हम लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट जो होता है ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये जो रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें थी उनके पक्ष में था ये। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो 1935 से लेकर 39 के बीच में हुई थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म होती है। फिर ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट आइडियाज, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट। इसी के साथ साथ होती है ऑल इंडिया जो किसान सभा है, यहीं पे रिफॉर्म होती है, जो कि एक तरह की सोशलिस्ट चीज़ थी, लेकिन उसमें जो मेनली लोग थे वो कम्युनिस्ट लोग थे। कांग्रेस एंड वर्ल्ड अफेयर
रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1939 में जो रिजिग्नेशंस दे देते हैं 28 मंथ्स के गवर्नमेंट के बाद, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। फिर नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था और वर्ल्ड वार सेकंड, इन दोनों को लेकर करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अगस्त रेजोल्यूशन आता है 1940 में, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस भी होता है 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होते हैं, CR दास फार्मूला 1944 में होता है, गांधी इरविन टॉक होती है, फिर भोला भाई देसाई लिखायत अली पैक्ट होता है, वेबल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शंस होते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, इंडिया नेशनल आर्मी डायरेक्ट एक्शन डे, इंटरिम गवर्नमेंट, माउंटबेटन प्लान, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, कम्युनल राइट्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस तरह से क्रोनोलॉजी हमारी बढ़ती है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे हमारा फॉर्म होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आते हैं, नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेसी, प्रीवी पर्स होते हैं, JP जयप्रकाश नारायण मूवमेंट होती है, इमरजेंसी आती है, इरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट होती है, इंटरनल इंसर्जेंसी होती है, फॉरेन पॉलिसी अभी हमारी क्या चल रही है, जो स्टार्टिंग होती है पंचशील, वार बिटवीन इंडो चाइना, इंडो पाक, नॉन अलाइंड मूवमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्या है, हमने बनाया 1985 में, सार्क की स्थापना होती है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। अब आते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुनीत्स एंड याहूदीज, कत्यूरीज डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल, इनके रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इकोनॉमिक, फिर चांद डायनेस्टी ऑफ कुमायूं के बारे में पढ़ने, इनके भी रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इकोनॉमिक, फिर गोरखा इन्वेजन होता है एंड रूल इन उत्तराखंड होते हैं, फिर रिलीजन एंड कल्चरल जो है उत्तराखंड के वो देखने हमें, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। जब गोरखाज इन्वेजन होता है उसको हराने के बाद 1815 में फाइनली हमारा जो 1815 में ही हमारा ट्रीटी होता है गोरखा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि 1816 से लागू हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड एस्टेब्लिश हो जाती है 1816 से। तो उसके बारे में हमें जानना है, जैसे कि हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्लेस इन उत्तराखंड, टेहरी स्टेट जिसमें कि रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इकोनॉमिक रिलीजन एंड कल्चर उनका जानेंगे टेहरी स्टेट के। फिर उत्तराखंड एंड नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड, इंडिपेंडेंस एंड मर्जर ऑफ स्टेट ऑफ टेहरी। फिर पॉपुलर मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड में जैसे कि कुली बेगार मूवमेंट है, अनरेस्ट अगेंस्ट टेहरी स्टेट है, ढोला पालकी मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, एंटी लिकर मूवमेंट है, जिसमें कि हम उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है टिंचरी माई की, एंटी लिकर मूवमेंट से रिलेटेड, सन्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ उत्तराखंड, मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है उत्तराखंड को अलग एक स्टेट बनने के लिए। इट्स इमीडिएट एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रिलीजियस प्लेसेस एंड टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड मेजर सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस फेयर्स फेस्टिवल्स एंड टूर्स, साइट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, मेजर सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ उत्तराखंड हमें जानना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, पेंटिंग क्या है, कस्टम्स क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, डायलेक्ट्स क्या है, प्रोमिनेंट फोक सिंगर एंड थिएटर्स आर्टिस्ट ऑफ उत्तराखंड, क्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेड ऑफ उत्तराखंड, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन उत्तराखंड। तो ये सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो अपना सेकंड पेपर है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, समय 3 घंटे के होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो 2012 का मेंस एग्जामिनेशन था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 भागों में रहेगा, भाग 1, 2, 3 और 4। भाग 1 जो है 30 मार्क्स के होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। इसी तरह से पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, हम लोग देखेंगे आगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 2012 में कि डिपिक्ट द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर। तो हरप्पन कल्चर का जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, तो जियोग्राफिकल बाउंड्री में क्या होता है, एक नॉर्थ की तरफ होता है, एक साउथ की तरफ होता है, एक ईस्ट की तरफ होता है और वेस्ट की तरफ होता है। कि सबसे जो फारेस्ट था वो वेस्ट में कौन था, ईस्ट में कौन था, नॉर्थ में कौन था, साउथ में कौन था। जैसे साउथ में दाइमाबाद था, आलमगीरपुर ईस्ट में था, उसी तरह से सुरकुंद जेंडर जो है वो अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वो था इसका वेस्ट एक्सटेंट। उसी तरह से नॉर्थ में कौन था, ये जियोग्राफिकल बाउंड्री हमें हरप्पन कल्चर की बतानी है। व्हाट इज बेदांग, बेदांग क्या है, बेदांग 6 है। तो सबसे पहले बेदांग की परिभाषा बतानी है और कितने हैं ये भी बता देना हमें। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सबसे अपनी एंशियंट पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग, वो भीमबेटका से मिली हुई है। फिर नेम एनी ईपिक ऑफ संगम एज, किसी महाकाव्य का नाम बताइए। तो संगम एज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था वो 4 वंशों से कंबाइंड फॉर्म है। जब हम लोग देखेंगे संगम था, सुलूभ था, तुलुभ था और आरविडु थे, ये 4 वंश थे। सुलूभ, ये संगम, सुलूभ, तुलुभ। तो ये तुलुभ वंश के कृष्णदेव राय थे, ये काफ़ी फेमस हैं। इनका जो टाइम पीरियड है कृष्णदेव राय का, ये 1509 से लेकर ये 1529 तक थे।
अष्टप्रधान पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अष्टप्रधान जो है, अभी हम लोगों ने देखा सिलेबस में भी कि जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। तो अष्टप्रधान जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह का आप कह सकते हैं काउंसिल थी जो कि शिवाजी महाराज ने स्थापित की थी। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष एवं किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। एक तरफ अकबर था और एक तरफ हेमू थे। इस तरह से क्वेश्चन करना है। यंग बंगाल जो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट जो था वो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमें करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वुड डिस्पैच पर एक टिप्पणी लिखिए, 1854 में आया था। और जो ये बेसिक एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसका ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन माना जाता है वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, हु प्रिपेयर्ड नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट के जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू थे। एंड वाज इट मेजर रिकमेंडेशन? क्या था मेजर रिकमेंडेशन? ये लिखना है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। कैबिनेट मिशन की जो फॉर्मेशन है वो मार्च 1946 में हुई थी। इसमें एबी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टैमफोर्ड क्रिप्स थे। ये 3 इसके मेंबर्स थे। कालसी अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखिए। कालसी अभिलेख जो है अपने उत्तराखंड देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है, उस पर लिखनी है। कालसी इंस्क्रिप्शन जो है अशोक से रिलेटेड है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के विषय में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट बैरिस्टर मुकुंदी लाल? झंडा मेले पर एक टिप्पणी लिखिए। झंडा फेयर पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। फिर पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 10 के 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, अर्थात टोटल 50 मार्क्स होंगे और हमें 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो था, तृतीय बौद्ध संगति के निष्कर्षों का प्रतिपादन कीजिए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके बारे में हमें लिखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन कीजिए। डिस्कस द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र। अलवार और नयनार कौन थे? तो जो नयनार थे ये शिव भक्त हैं और अलवार जो है ये विष्णु भक्त हैं। इन दोनों में हमें डिफरेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19, इवेल्युएट बलवंत थ्योरी ऑफ किंगशिप। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक दशा का परीक्षण कीजिए। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विजय एम्पायर। अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 22, संथाल विद्रोह के कारणों को उल्लेख कीजिए। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये 4 भाई थे जिन्होंने कि संथाल जो विद्रोह था इसको किया था। छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ पर, जिसको कि दमन कोह कहा जाता है, उससे भी जो स्पेसिफिक एरिया होता है संथाल जो रिवोल्ट था उसका जो है, जिसको दमन एकोह कहते हैं, वो राजमहल जो हिल है अपनी बिहार और झारखंड के जो बॉर्डर पे, बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों के बॉर्डर पे राजमहल हिल है, वहाँ के एरिया को वहाँ पर संथाल लोग रहते थे। इन्होंने विरोध किया था 1855-56 में। तो इसी पर हमें एक इसके कारण बताने हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23, 19वीं शताब्दी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को रेखांकित कीजिए। गिव एन आउटलाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन 19th सेंचुरी इंडिया। काकोरी षड्यंत्र, अब इसे हमने काकोरी एक्शन प्लान कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान इसका ऑफिशियली नाम ये है, क्योंकि हमने कोई रॉबरी या कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, हमने एक एक्शन किया था ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यही चीज़ करनी है। काकोरी जो एक्शन प्लान है, ये है ट्रेन एक्शन प्लान है, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि बिस्मिल जी जो थे इसके संचालक थे। राइट शॉर्ट नोट ऑन झोरा चांचरी। झोरा चांचरी जो है हम लोग जानते हैं कि अपने उत्तराखंड का दोनों अलग अलग है, झोरा अलग है, चांचरी अलग है। झोरा में जो महिला और पुरुष जो सर्कल बनाकर डांस करते हैं ये हमारा फोक डांस है झोरा, उसी तरह से चांचरी भी है हमारा फोक डांस। दोनों के बारे में अलग अलग लिखना है 50 वर्ड्स में। नेक्स्ट भाग 3, ये 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 8-8 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म में सयादवाद थ्योरी इन जैनिज्म के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, एलोरा के कैलाश मंदिर के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर ऑफ एलोरास कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल। क्वेश्चन नंबर 30, चंपारण सत्याग्रह की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर ऑफ चंपारण सत्याग्रह। भूमि सुधार में थॉमस मुनरो के योगदान को उजागर कीजिए। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस मुनरो टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म। ये रैयतवारी सिस्टम ले आता है मुनरो, उसी के बारे में करना है। और रैयतवारी जो सिस्टम है अपनी साउथ इंडिया में मेनली थी, एक की जो मद्रास प्रोविंस है यहाँ पर, और ये महाराष्ट्र में भी रैयतवारी थी। तो ये 2 लोकेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, चंद शासन काल
में कर व्यवस्था का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टैक्सेशन सिस्टम अंडर चंद रूल। क्वेश्चन ये पार्ट 4 जो है 80 मार्क्स के होंगे। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर के होंगे। इस तरह से हमारे टोटल 80 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें दिया गया था कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक भारत के रोम जगत के साथ समुद्र पार व्यापार पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन इंडियंस ओवरसीज ट्रेड विथ रोमन वर्ल्ड फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी सीई। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे, इसके बारे में हमें बताना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अशोक पास आते हैं तो वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं, हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, जिसके चलते कि ये माना जाता है, बहुत सारे हिस्ट्रियन इस तरह के क्लेम करते हैं कि जो धम्म नीति थी अशोक की वो भी रिस्पॉन्सिबल थी डिक्लाइन होने के लिए। मुगल कालीन सामाजिक दशा का विवेचन की दीजिए। डिस्कस द सोशल कंडीशंस अंडर मुगल। क्वेश्चन नंबर 36 क्रिटिकली एग्जामिन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब अपना आधा समय जो है वो शिवाजी महाराज से लड़ने में बिता दिया था, तो उसी के बारे में हमें बताना है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। नेक्स्ट जो समाज पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। इस पर एक क्रिटिकल नोट लिखना है, अर्थात कि इसके मैक्सिमम पॉइंट पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम लोग निगेटिव भी दिखाएंगे और यही हमारा हो जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में दलित आंदोलन का विस्तृत विवरण दीजिए। दलित मूवमेंट इन इंडिया पर हमें डिटेल्स अकाउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 39 ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रगति के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ जर्नलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन उत्तराखंड। तो ये अपने 2012 मेंस के पेपर हैं। अब हम लोग 2016 जो मेंस था उसका देखते हैं। सेम जो इंस्ट्रक्शन है वही है। पार्ट 1 जो है 15 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाली साधक। बाली साधक से क्या तात्पर्य? भास्कराचार्य कौन थे? कुमार मात्य कौन थे? हु वर कुमार मात्य। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाखों का दान देता था, दानी था, इसलिए इसे हम लोग लाख बख्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं ये शंकराचार्य जी थे, तो इसका सही आंसर शंकराचार्य हो जाएंगे। महमूद गौमा किस राजवंश से संबंधित है तथा क्यों विख्यात हुआ? 4 राज्यों के नाम लिखिए जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। सब्सिडरी जो अलायंस है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहला जो सहायक संधि जो अपनाने वाला था वो हैदराबाद स्टेट था। तो इस तरह से हमें 4 राज्यों के नाम लिखने हैं जिन्होंने कि सब्सिडरी अलायंस को अपनाया था। स्थानीय स्वशासन को परिभाषित कीजिए। किस गवर्नर जनरल को इसका प्रमुख संस्थापक माना जाता है? इसमें डिफाइन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हमारे भारत में इनिशिएटर थे वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है, लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 84 में था। इसी के बारे में हमें डिटेल्स में बताना है। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसके क्या मेन डिफेक्ट यानी कि मुख्य दोष क्या थे ये बताना है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जो 1919 में, ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है लखनऊ समझौता का। 1919 में जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें कम्युनल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो दे दिया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग एक निर्वाचन पद्धति होगी जिसमें कि हिंदू पार्टिसिपेट नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को ऑफिशियली जो है लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मान लिया था कि नहीं वो सही था, हमें कम्युनल रिजर्वेशन इलेक्शन में देनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। और पार्टीशन लाने में यही जो था ना 1909, यहीं पे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो वाली नीति जो है, डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपना ली थी और यहीं पे हमारा ओरिजिन यानी कि यहीं पे सीड डल चुका था पार्टीशन ऑफ इंडिया का, जिससे कि पाकिस्तान अलग हो गया। तो लखनऊ पैक्ट का बहुत बड़ा दोष था उस चीज़ का समर्थन करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुई थी। पंचशील से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय पंचशील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 माड़ी या माड़ा क्या है? थड्डिया नृत्य का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द थड्डिया डांस। सिरतान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट सिरतान। टिंचरी माई कौन थी? टिंचरी माई ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ये जो एंटी लीगर मूवमेंट हमारे उत्तराखंड में, इसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। पंचप्रयाग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पंचप्रयाग के बारे में हम मैप से भी ऐसे दिखा सकते हैं कि अलकनंदा इधर आती है और फिर जैसे जैसे रिवर जो इसमें मर्ज करती हैं उनके बारे में हमें बताते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सेकंड जो है 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, टोटल 50 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 16 चित्रित घुसर पात्र परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन पेंटेड ग्रे वेयर। क्वेश्चन नंबर 17 भारत पर हुण आक्रमण से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन एपिग्राफिक एविडेंसेस रिलेटेड टू हुन्स इन्वेशन ऑन इंडिया। हुन की जो बहुत पहले से हुई थी, गुप्त शासन काल में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अटैक, तो वहाँ से लेकर हमें जो दिल्ली सल्तनत तक था वहाँ तक उन लोग अटैक करते रहते थे, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 18, कैडेसियर शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैडेसियर? बलबन की रक्त लोह नीति से आप क्या समझते हैं? बलबन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इससे पहले हमने बलबन का किंगशिप देखा था 2012 में, यहाँ पे ब्लड एंड आयरन से रिलेटेड इसका जो थ्योरी है उस पर पूछा गया है। नूरजहां के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 21, 8 अगस्त 1940 की घोषणा क्या थी? जो अगस्त डिक्लेरेशन था उसमें क्या क्या किया गया था इसके बारे में करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय क्या उद्देश्य थे? व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? 1916 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके मेन जो एम है हमें लिखना है। गढ़वाली चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? पेशावर कांड क्या था? क्वेश्चन नंबर 25, कत्यूरी वंश के पतन के कारणों का वर्णन करें। नाउ पार्ट 3 में 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 8-8 नंबर के, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की विवेचना कीजिए। यहाँ पर 8 नंबर में दिया है और 2012 में 2 नंबर में दिया गया था, केवल उसको बताना था कि उसका एक्सटेंट क्या है। अभी विस्तार बताते हुए हमें इसको थोड़ा सा डिटेल्स में इलेबोरेट भी करना है क्योंकि 125 वर्ड लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित भारत पर एक निबंध लिखी। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में इंडिया और मौर्यन अंपायर के बारे में डिटेल्स में वर्णन किया है, उसके बारे में हमें लिखना है। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में भी बांटा था, ये भी हमें मेंशन करना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन महाराजा रणजीत सिंह एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहां के काल में शिक्षा एवं साहित्य विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए। क्रांतिकारी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? ये लिखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल। रमण, हम लोग जानते हैं कि रमण जो है अपना उत्तराखंड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार के ही रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि जैसे कि दुर्गा पूजा में जो अपना ये होता है रामायण पर आधारित हम लोग जो नाटक करते हैं उसको उत्तराखंड में हम लोग रमन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि रमन जो है अपना अब ये इनटेंजिबल लिस्ट में, यूनेस्को के इनटेंजिबल लिस्ट में ये शामिल कर लिया गया है। इनटेंजिबल क्या होते हैं मैंने वीडियो बनाया है कि इनटेंजिबल लिस्ट में हमारे भारत के कौन कौन से साइट हैं, जिसमें कि रमन भी है। एक्चुअली ये साइट नहीं कहेंगे हम लोग, एक तरह की विद्या है ये रमन, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इनटेंजिबल क्या होता है। डिस्क्राइब द लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण हमें देना है। नाउ पार्ट 4, यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, समकालीन भारतीय शासकों के साथ हर्षवर्धन के संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब रिलेशन ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडियन रूलर विथ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को फुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा के तट पर हराया था, ये भी हमें मेंशन करना होगा। 617-18 में जब मानसून सीजन था उस समय हर्षवर्धन को हराया गया था, तो ये भी हमें लिखना है कि कंटेम्प्रेरी जो था हर्षवर्धन का, वो चालुक्य का जो राजा फुलकेशिन द्वितीय थे वो थे, जिसको कि हर्षवर्धन को हराए भी थे। तो ये सारी चीजें लिखते हुए हमें आगे बढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डिस्क्राइब ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 35, शेरशाह की राज व्यवस्था एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। रिवेन्यू सिस्टम एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में हमें लिखना है। आर्य समाज के बहुआयामी स्वरूपों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 37, कैबिनेट मिशन के गुण दोषों का मूल्यांकन कीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया सिलेबस में। उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। नरेट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग गोरखा रूल। चंद वंश के शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ चंद डायनेस्टी। तो ये अपने हिस्ट्री जो पोर्शन था, हमने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मेंस एग्जामिनेशन लिए जाने वाले जो पेपर सेकंड है हिस्ट्री का, उसका सिलेबस देखा और फिर हमने 2012 और 2016 के मेंस के क्वेश्चंस पेपर को देखे। इससे कि हमें ये पता चला कि किस तरह का सिलेबस है, कहाँ तक हमें पढ़ना है, और क्वेश्चन देखने से ये पता चला कि हमें किन किन टॉपिक पर और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड होता है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक जो है वो देखेंगे सिलेबस।